हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरपीएफ की एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और सभी लोग अपने फॉर्म 15 अप्रैल से भर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर इसकी बेसिक तैयारी की बात की जाए कि इसकी जो तैयारी है कहाँ से स्टार्ट की जाए और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो दोस्तों दोनों ही पेपर में 120 क्वेश्चंस बनते हैं। 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन मैथ के और 50 क्वेश्चन जीके और जीएस के बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर देखा जाए दोस्तों तो जीके और जीएस का है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम अगर जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं भी स्टार्ट की है अभी, तो वो लोग भी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। और सबसे पहली स्टेज जो हम लोग करेंगे वो हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे, उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एसआई का जो प्रीवियस ईयर जीके और जीएस का क्वेश्चंस है वो स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है। और आज से हम लोग कांस्टेबल का भी दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2019 में इसका पेपर हुआ था कांस्टेबल का दोस्तों, और सारे शिफ्ट के पेपर इसमें डेट वाइज दिए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। और इसमें अगर पाठ्यक्रम देख लिया जाए, इसकी जो कुल अवधि है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा मिलता है। और इसके 3 पोर्शन हैं। सबसे पहले रीजनिंग 35 अंक, उसके बाद सामान्य ज्ञान 50 अंक और अंकगणित 35 अंक। टोटल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 120 हो जाती है। तो सबसे पहला जो सेट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से। और सबसे पहले हम लोग जी के जीएस के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद मैथ और रीजनिंग भी कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेट हमारा ये कांस्टेबल का पहला वीडियो है दोस्तों। और इसके बाद हम लोग ये सारे जितने भी अभी आपने पेपर देखे हैं ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे और इनको अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया महाद्वीप है। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से आप रोही क्रम में देख लेते हैं, यानी कि सबसे बड़े से छोटे की ओर। तो अब महाद्वीपों का क्षेत्रफल अवरोही क्रम में सबसे बड़ा है दोस्तों एशिया महाद्वीप, फिर उससे छोटा है अफ्रीका, उससे छोटा है उत्तरी अमेरिका, फिर उससे छोटा है दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद है अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और एशिया सबसे बड़ा है। और अगर जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का अवरोही क्रम देखा जाए तो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 में हमें प्राप्त है। और अनुच्छेद 19 दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था, तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को ही उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन वैसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, खजुराहो के मंदिर। नागा शैली में निर्मित खजुराहो का मंदिर अपने कामुक चित्रों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में की गई थी। और यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समपार्श्विक मिश्रण। समपार्श्विक या समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है, जिनके अवयवी
कणों को अलग अलग नहीं देखा जाता है, जैसे जल में नमक का विलयन। और विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है, जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी में तेल का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। भारत के अधिकांश भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ है, इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। यह मिट्टी सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है, और इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, AKFI का पूर्ण रूप एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो कबड्डी खेल से संबंधित नियामक संस्था है। इसकी स्थापना दोस्तों 1973 में हुई थी और इसका मुख्यालय जयपुर में है। यद्यपि फीफा का संबंध फुटबॉल और BCCI का क्रिकेट से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी आदि सदस्य शामिल थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था और कांग्रेस के पहले सत्र में सभी प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? आणविक अखंड है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑर्गन। ऑर्गन एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक AR और परमाणु संख्या दोस्तों 18 है। यह निष्क्रिय गैस है जो आणविक रूप से अखंड है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद ऑर्गन 0.93% के साथ तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है जो इन दोनों को अलग करता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 डिग्री क्रीक या 10 डिग्री चैनल या जल संधि। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। और 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, जबकि भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग या TB रोग किसके कारण होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण दोस्तों। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्षय रोग या TB एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह आमतौर पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है और यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। ध्यातव्य है कि विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या होती है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संघर्ष। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति संघर्ष है। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति विरोध करता है और घर्षण के दो प्रकार हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है, यानी किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा। कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में दोस्तों मीठे पानी की एक झील है और कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर स्थित है। यह झील चिल्का झील व पुलिकट झील की तरह लैगून झील है। इसे वर्ष 1999 में भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका दोस्तों सही ए ऑप्शन हो जाएगा 2, लेकिन ये अभी फिलहाल हटा दिया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय से नियुक्त करते थे, परंतु 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों की आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 साल तक बढ़ा दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 10 दिन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68(1) एवं संविधान के अनुच्छेद 101 के 1 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हाल में 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के नाभिक की खोज स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 ईस्वी में कोशिका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एवं एंथोनी वॉन लुएनहॉक ने प्रोटिस्ट एवं बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा सारनाथ में। अशोक स्तंभ वाराणसी के सारनाथ में स्थित है और अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। इसमें 4 शेर चारों दिशाओं की ओर मुंह करते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। और अशोक स्तंभ भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक भी है और यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा रेयॉन। रेयॉन पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में इसे कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। रेयॉन लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है। इससे मिश्रित कपड़ा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था दोस्तों? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्होंने रजत पदक जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों गोपुर या गोपुरम कहा जाता है। कहीं कहीं गोपुरम मिलेगा, कहीं कहीं गोपुर मिलेगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है और गोपुरम या गोपुर एक स्मारकीय अट्टालिका होती है। यह प्रायः शिल्प से सज्जित एवं दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होती है। यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग है। यह ऊपर किरीट कलश से शोभायमान होता है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा सतत विकास। संधारणीय विकास या सतत विकास पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एक स्थायी विकास है, जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बगैर वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है। इसका अर्थ पर्यावरण सुरक्षा के साथ विकास को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई इकाई नहीं है। किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व के किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। प्रायः दूसरे पदार्थों का घनत्व जल के घनत्व के साथ सापेक्ष व्यक्त किया जाता है और सापेक्ष घनत्व इकाई रहित मात्रा है। तो घनत्व का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अलाउद्दीन अलाई दरवाजा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था और इसे खिलजी ने लगभग 1311 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से युक्त सामग्री से बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा शासक था। खिलजी वंश का जो शासनकाल है दोस्तों वो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 273.15 केल्विन बर्फ का गलनांक होता है। और गलनांक वह तापमान जिस पर एक पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस द्रव में बदल देता है। जैसे बर्फ के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है
वहीं केल्विन में यह 273 केल्विन होता है और केल्विन तापमान की एसआई इकाई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, एंजल फॉल्स। एंजल जल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है और ये वेनेजुएला के में ओरिनोको की सहायक नदी, कैराऊ नदी की सहायक नदी, चुरुन नदी पर स्थित है, जो कि दोस्तों दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर और गहराई 807 मीटर है। कुंचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों इसका, मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। यह मूलतः मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? दोस्तों ये 2019 के सारे पेपर्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन मैं पहले भी एनालाइज करके बता चुकी हूँ कि खेल से रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चंस ही ज़्यादा पूछे गए हैं इसमें। तो ये दोस्तों 2019 की पहले के ही पूछे गए हैं और कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस कि किसको कौन सा पदक पहली बार मिला और किसने कौन सा खेल में पहला पदक जीता, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को भी अच्छे से याद करना है आपको। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुश्ती में। सुशील कुमार ने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता। यह कुश्ती से संबंधित है और इन्हें वर्ष 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न और वर्तमान में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, अमरकंटक से। नर्मदा नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी संधि स्तर पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है और यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों से बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है और पिट्सबर्ग शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। और मॉस्को को दोस्तों रूस की राजधानी है और ओंटारियो अमेरिकी प्रांत में स्थित है और लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, शरावती। शरावती नदी जो कर्नाटक राज्य में बहती है, यह भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। इस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग जलप्रपात या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है और पेरियार नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के शिवागिरी पहाड़ी से होता है और कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों में समानता का अर्थ है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, अर्थात कानून विभेद का निषेध करता है और इसका विवरण भारतीय संविधान में मूल अधिकार शीर्षक में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नरसिंहवर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण व महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था और नरसिंहवर्मन द्वितीय, जिसे राजा मल्ला के नाम से जाना जाता है, पल्लव शासक था और इसने 695 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया, जबकि महाबलीपुरम यानी कि मामल्लपुरम की रथ मंदिरों का निर्माण दोस्तों नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत सभी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों।
चलिए इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं धार्मिक अनुच्छेद से रिलेटेड या धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड, तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण व धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 27 में है धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्ति, और अनुच्छेद 28 है शैक्षणिक व संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता व पूजा से स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी रंग का फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है, और यह मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, चूना अधिक पाया जाता है, और यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। अगला क्वेश्चन है पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1893 में। भारतीय परिषद 1892 के द्वारा 1893 में एक सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया, और 1892 का भारत परिषद अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। इसमें केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घकालिक योजना। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम को दीर्घकालीन योजना भी कहा जाता है। तो लघु अवधि योजना दोस्तों क्या है? अल्प समय के लिए, ये 1 वर्ष से भी कम, और वार्षिक योजना 1 साल के लिए, और स्लाइडिंग योजना है आवश्यकता अनुसार समय व उद्देश्य बदलते रहते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये प्रतिमा दोस्तों मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। दोस्तों उसमें मीनार गलत शब्द है, इसमें चलिए ये व्याख्या देख लेते हैं। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुई थी, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष प्राप्त हुए हैं, और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है शुक्र अपने अक्ष के से तक घूमता है, यानी कौन सी दिशा से कौन सी दिशा तक घूमता है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है दोस्तों, और यह 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, और सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद या थोड़ी समय के लिए दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर या शाम का तारा भी कहते हैं, और इसका वायुमंडल 4 स्थलीय ग्रहों में सघनतम है। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, सुरक्षित। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात राज्य सभी धर्मों का समान व सभी धर्म के लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य ना ही किसी धर्म को अपनाता है, ना ही किसी धर्म का अनादर करता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें सरकार व निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है, अर्थात सरकार व निजी क्षेत्र साथ साथ अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं। और दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित व सरकार का नियंत्रण होता है जिस अर्थव्यवस्था में। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप और निजी व्यक्तियों का नियंत्रण ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है राज्य का राज्यपाल कौन है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों, कैबिनेट। राज्य का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है, और कैबिनेट मंत्रिमंडल विभागों के प्रमुख होते हैं तथा राज्य के मुख्य शासक होते हैं। दुनिया का सर्वोच्च शिखर, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, और यह नेपाल चीन सीमा पर नेपाल में स्थित पर्वत है। और कंचनजंगा दोस्तों विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और किलिमंजारो ज्वालामुखी चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आधा लिली।
हाफ लोटस अर्थ पद्मासन की स्थिति है। आधा लिली आसन श्रोणी टांगों और टखनों के आसपास की मांसपेशियों को फैलाता है और यह योग शरीर और मन को एकाग्र करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होगी दोस्तों? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 6 महीने और 6 सप्ताह। अध्यादेश ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा प्रख्यापित किया जाता है और इसका संसद के अधिनियम जैसा प्रभाव होता है दोस्तों, और संसद द्वारा पारित न होने पर यह कानून रद्द हो जाता है, अर्थात यह 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रहता है और संसद द्वारा अनुमोदन न मिलने पर ये अपने आप रद्द हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला में पंचायतन शैली किस शब्द से संबंधित है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, ये मंदिर से संबंधित है। वास्तुकला में पंचायतन शैली मंदिर निर्माण की शैली, इसमें एक केंद्रीय मंदिर होता है जो 4 अन्य सहायक मंदिरों से घिरा होता है। और द्रविड़ शैली दोस्तों, नायर शैली, नागर शैली, मंदिर निर्माण अन्य शैलियाँ, ये मंदिर निर्माण की अन्य शैलियाँ हैं। और बेसर शैली में भारतीय मंदिरों में देखी गई है, जैसे ऐहोल मंदिर, बेलूर मंदिर इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, विश्व चैलेंज कप से। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक विश्व कप फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक द्वारा स्वीकृत कलात्मक जिम्नास्टिक के लिए एक प्रतियोगिता श्रृंखला है और यह पहले एक विशेष संदर्भ में की गई थी, क्योंकि विश्व चैंपियनशिप हर 4 सालों में होती है और विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय दीपा कर्माकर हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य परिषद को और क्या कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, राज्यों की परिषद। सरकार ने केंद्र व राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा के लिए वर्ष 1988 में सरकारीय आयोग का गठन किया। आयोग की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया और इस परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री व सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, विदेशी मुद्रा विनिमय दर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। वास्तव में किसी देश की मुद्रा का मूल्य जानने के लिए उसे किसी दूसरी मुद्रा के मूल्य में व्यक्त करना होता है, जो विनिमय दर के माध्यम से संभव है। अगला क्वेश्चन है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, कबड्डी से। जिस प्रकार क्रिकेट में बल्लेबाज और गेंदबाज होते हैं, उसी प्रकार कबड्डी में 2 प्रमुख प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, रेडर या राइडर और डिफेंडर। रेडर वे खिलाड़ी होते हैं जो विरोधी टीम के पाले में प्रवेश करते हैं और अधिक से अधिक विरोधियों को छूने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान जी को समर्पित है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, ये शंकर जी को समर्पित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर है, जो मूलतः भगवान शिव को समर्पित है और मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था और स्थानीय लोकमत के अनुसार कंदरिया महादेव मंदिर का नामकरण भगवान शिव के एक नाम कंदर्पी के नाम पर रखा गया था और इसे भगवान शिव का आध्यात्मिक निवास कहा जाता है। और दोस्तों अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, रिजर्व बैंक। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मौद्रिक व वित्तीय नियंत्रण आरबीआई का मुख्य कार्य है। यह देश में मौद्रिक नीति का निर्धारक होता है और यह विनिमय दर का नियंत्रक होता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। साख का नियंत्रण कर देश में मुद्रा की मांग व पूर्ति में संतुलन स्थापित करना रिजर्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों ये इसकी आज के क्वेश्चंस इसके कंप्लीट हो गए जीके और जीएस के। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग और मैथ स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग सबसे पहले जीएस के सारे क्वेश्चंस दोस्तों कवर करेंगे एक एक पेपर के। तो ये पहली वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अगली वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और आपकी तैयारी किस लेवल पे हो चुकी है, आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।